नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी के बारे में, जो कि आपकी क्लास 5th की ईवीएस की है। इसमें हम लोगों ने एक एक चैप्टर को कवर किया और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक कवर किया, जो कि था बसेरा ऊंचाई पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 के बारे में, क्योंकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 14 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 15 में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर अपना 14 है, जब धरती कांपी। तो इसमें भूकंप से रिलेटेड बातचीत की गई है, बताई गई है। तो यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, इसको देखेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास 3, क्लास 4 तथा क्लास 5 की वीडियो तो मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एक प्लेलिस्ट सीडीपी की बनी है, जो सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका आपको लेक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी। तो अपना जो चैप्टर नंबर आज है वो चैप्टर नंबर 14 है, जब धरती कांपी। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे एक लड़की है, वह जब छोटी थी तो उस बारे में लिखी है कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उन दिनों गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। किस चीज़ की परेड देख रहे थे? 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम भूकंप आया था, तो लोगों को मालूम नहीं था कि क्या किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं वो नहीं जान रहे थे। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पाठ में इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए हुए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों को बताएं कि भुज में कब भूकंप आया था, उस पर चर्चा करवाएं। ठीक है, भूकंप के प्रभाव, भूकंप से क्या नुकसान होते हैं, क्या चीज़ें घटित होती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को बताएं, उनसे चर्चा करवाएं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, उसको समझते हैं। यहाँ दिया गया, सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। इसका मतलब है कि जब भूकंप आया था तो पूरा गांव तहस नहस हो गया था। सारे घर गिर चुके थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे दिया है, सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार खड़ी की। चूने से दीवार की पुताई की, घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारें पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। तो इसमें घर बनाने का प्रोसेस बताया गया है कि वो भूकंप रोधक घर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई है कि चिकनी मिट्टी खोद के लाई गई, मिट्टी में फिर गोबर मिलाया गया, बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवार खड़ी की गई। चूने से दीवार की पुताई की और घास फूस से छत बनाई गई। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें घर बनाने के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते वो क्या कह रहा है। शिक्षक संकेत में कहता है कि बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए। उनके इलाके में संस्था के उदाहरण के लिए क्या दिया जा सकता है, जैसे कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट के कार्यों पर चर्चा करवाई जा सकती है या की जा सकती है। तो बच्चों को बताएं कौन गैर सरकारी संस्था है, कौन सरकारी संस्था है। ठीक है, उनके इलाके में कितने संस्था हैं, उनके उदाहरण दिए जाए, उन्हें बताया जाए। जैसे कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट के कार्यों पर भी चर्चा उनसे करवाई जा सकती कि आर्किटेक्ट का क्या काम है, इंजीनियर का क्या काम है। ये तमाम तरह की चीज़ें, जैसे रोड बन रही है या घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें इंजीनियर का क्या रोल है, उसमें आर्किटेक्ट का क्या रोल है, इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, जैसे
अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। जब भूकंप आए तो पॉसिबल हो तो घर से बाहर निकल जाए खुले में। अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़ के रखो ताकि वह फिसल के तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। जैसे ये डायग्राम दिया गया है, एक टेबल के नीचे जाके बैठ गया है, ठीक है, या तखत के नीचे आप बैठ सकते हैं। पॉसिबल हो तो घर से बाहर चले जाएं खुले में। इसमें दिया गया चित्र में देखो भूकंप आने पे क्या करोगे। ठीक है, तो इस ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भूकंप में क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको भी समझ लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि बच्चों में कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं जिससे जान माल का नुकसान कम हो सके। तो अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है या कब आएगा, तो आप ऐसी स्थिति में क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप बच सकें और आपके जान माल को नुकसान कम हो सके। ठीक है, तो इस पे बच्चों से चर्चा कराई जा सकती है। जैसे कि बहुत तरीके के यंत्र आ गए हैं, जैसे भूकंप नापने के यंत्र आ गए हैं, उसकी तीव्रता नापने के यंत्र आ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हम पता कर सकते हैं भूकंप कब आ रहा है या उसकी तीव्रता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जो कि है अपना शिक्षक संकेत, उसको समझते हैं। यहाँ पे कहता है जब कक्षा में आस पड़ोस के महत्व पर चर्चा हो तो बच्चों को कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे घर में विवाह या किसी की मृत्यु या रोजमर्रा के काम। अखबारों से लेख इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूह में बांटकर विभिन्न आपदाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ से किसान को नुकसान होता है तथा सुनामी से मछुआरे जो होते हैं उनको नुकसान होता है। बच्चों को आपदाओं से निपटने की तैयारी हेतु फिल्म दिखाएं, किट्स बनवाएं और क्या करें, मॉक ड्रिल करें आदि करवाएं। बच्चों को जो होता है आपदाओं से निपटने की तैयारी हेतु उन्हें इससे रिलेटेड जो होती है पिक्चर दिखा सकें, वीडियो दिखा सकें, उनसे किट्स कार्ड्स बनवा सकें, उनका मॉक ड्रिल करवा सकें आदि चीज़ें बच्चों को करवाई जा सकती है। उनको कोई ऐसी फिल्म दिखाएं जिसमें इससे बचने के तमाम तरीके दिखाए गए हों और बताए गए हैं। जो है एक चीज़ और पूछा जा सकता है, जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे नापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से नापी जाती है। और भूकंप को मापने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 को कवर किया। अब चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, तो इसमें बताया गया है एक कहानी है, और ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें जो ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है ये लिखे हैं अपने पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहानी में ये दिखाया गया और ये बताया गया है कि एक लकड़हारा होता है और एक बौना होता है। लकड़हारा क्या करता है, जंगल में लकड़ियाँ काटता है। ठंड का मौसम होता है तो इस वजह से उसके हाथ जम जाते हैं। तो लकड़हारा क्या करता है, अपने हाथ पे फूंक मारता है और ये सारी चीज़ें बौना देखता रहता है। ठीक है, बौना देखता है कि लकड़हारा क्या कर रहा है, तो वो देखता है कि लकड़हारा अपने हाथ पे फूंक मारता है। ठीक है, तो बौना से रहा नहीं गया कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो लकड़हारा से पूछता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है लकड़हारा कि मैं अपने हाथ पे फूंक मार के अपने हाथ को गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ठंड की वजह से जो है हाथ जम गया है, इस वजह से मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ फूंक मार के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे शिक्षक संकेत है, तो शिक्षक संकेत में यही बताया गया कि ये कहानी जो है वो अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, लकड़हारा को भूख लग जाती है। तो लकड़हारा क्या करता है, ईंट लगा के, लकड़ियाँ लगा के अपना आग जलाता है पत्थर से। ठीक है, उसमें कुछ आलू डालता है, फूंक मारता है। तो ये सारा चीज़ बौना फिर पीछे से देख रहा था
कि ऐसा क्यों कर रहा है। बौने को कुछ समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें, ठीक है। तो आग जलाने के लिए यहाँ पे फूंक मार रहा था थोड़ा, ठीक है। तो बौने से रहा नहीं गया, तो बौना फिर आके लकड़हारा से पूछता है कि अभी तो तुम अपने हाथ को गर्म करने के लिए फूंक मार रहे थे, अब तुम आग पे फूंक क्यों मार रहे हो। तो फिर लकड़हारा कहता है कि आग जलाने के लिए फूंक मार रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आलू गर्म होता है, आलू जो उसमें रहता है वो आलू निकाल के खाने लगता है, तो आलू जलता रहता है। तो लकड़हारा फिर फूंक मार के उसको ठंडा करता है। तो बौना से रहा नहीं गया, ये सारी चीज़ें देख के वो फिर परेशान हो रहा है कि ये बार बार फूंक क्यों मार रहा है। तो बौना आके फिर कहा कि अब तो आलू गर्म है, पहले तुम्हारे हाथ गर्म करने के लिए तुम फूंक मार रहे थे, अब आलू जो है वो पहले से ही गर्म है, तो फिर उसको क्यों और गर्म कर रहे हो। तो लकड़हारा कहता है कि मैं इसे गर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के सोच के बौना डिस्टर्ब हो गया, उसको लगा ये आदमी नहीं है, ये कोई भूत वगैरह है। तो ये तमाम जो इसमें बताई गई है, जो मैंने बताया है, तो ये पूरे कहानी में वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे ये दिया गया है, देखिए दो चित्र दिया गया है, इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया चित्र 1, मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिनी को चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा। ठीक है, तो यहाँ पे चाय जो गर्म है उसको फूंक मार के ये मिनी ठंडा कर रही है। दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे चित्र में दिखाया है कि सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा। ठीक है, तो अपने फूंक के बारे में बताया गया है कि कब हम इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज़ ठंडी करनी है तो वहाँ फूंक मारते हैं, और ठंडी में अगर अपने हाथ को गर्म करना है तो फूंक मार के अपने हाथ को गर्म करते हैं। क्योंकि ठंडियों में जो हमारे सांस होते हैं, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो गर्म होती है, ठीक है। तो ताकि वो फूंक मार के हम अपने हाथ को गर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं कि वो क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में समय लगता है। इस गतिविधि से यह समझने का प्रयास किया है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह चीज़ें समझ पाएं या समझ बना पाएं। बच्चों से ये अपेक्षा नहीं है कि वह यह सारी चीज़ें समझ पाए। इस अवधारणा को उनके अलग अलग अनुभव से जोड़ना जरूरी है। तो इसमें बताया गया है कि जो ये तापमान की अवधारणा है, ये इस गतिविधि है, ये बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है। और एक बार में तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, उनसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा कि वह यह सारी चीज़ें एक बार में समझेंगे, ठीक है। इस अवधारणाओं को उनको अलग अलग अध्ययों से जोड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया था कि वह चाय को फूंक मार के ठंडा कर रही थी, और दूसरे चित्र में दिया गया था हाथ को गर्म। तो बच्चों से ये चीज़ें करवा के देखें ताकि बच्चों को खुद अनुभव हो और ये सारी चीज़ें वो खुद से कर सकें और समझ सकें, ठीक है। ताकि उनको अपने अनुभव से सारी चीज़ें समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक संकेत और है, उसको देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। तो ये आप बच्चे से करवा के या करके दिखा सकते हैं कि जो हमारी सांस होती है वो गर्म होती है और जो शीशा होता है वो ठंडा होता है, जिसकी वजह से अगर हम शीशे पे फूंक मारते हैं तो शीशे पे भाप बन जाता है या थोड़ी सी नमी आ जाती है जिससे वो धुंधली हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक शिक्षक संकेत और है। यहाँ पे है सांस गिनने वाला क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए मिनट शुरू होने पर शुरू और ख़त्म होने पे ख़त्म बोल सकता है। तो जैसे शिक्षक कह सकता है कि मैं जब शुरू बोलूँगा तो आप लोग अपनी सांस रोकिएगा और जब मैं बोलूँगा ख़त्म तो सांस छोड़ सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप बच्चों से करवाया जा सकता है। तो ये रहा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट।
तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसमें सिर्फ इतना ही जानने लायक है कि ये कहानी जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी जो है वो अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और फूक के बारे में इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उस चीज़ को दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।